हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए लेकर के आया हूं मोल कॉन्सेप्ट। ये मोल कॉन्सेप्ट का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब तक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, जब तक वहां क्वांटिटी की बात होगी तो क्वांटिटी हमेशा मोल्स में मेजर की जाती है। तो आपको मोल्स निकालने बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आप आगे चल करके स्टोइकियोमेट्री के सवाल या अदर किसी भी चैप्टर के सवाल को बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन मैं आपको ये रिमाइंड कराना चाहता हूं। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि हम लोगों ने क्या बेसिक्स के ऊपर में पढ़ाई की है, क्या बेसिक बातें जान ली है सारी, तो यस, हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस और ये सारी बातें अच्छे से समझ लिए, अच्छे से सीख ली है। अब बारी है मोल कॉन्सेप्ट की कि आखिरकार मोल कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ने वाले। तो शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर। और मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर शुरू करने से पहले बात करेंगे एटॉमिक मास के ऊपर। तो जब बात एटॉमिक मास की होगी डियर, जब बात एटॉमिक मास की होगी, उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट जो है आप उसका जो डिनोट करते हो वो कैसे करते हो। लेट सपोज ये एक एक्स एलिमेंट है, ये एक्स एक एलिमेंट है। अब यहां पर नीचे में एक नंबर लिखा हुआ रहता है, एक नंबर ऊपर में लिखा हुआ रहता है। ये दोनों चीजें आपको क्या बताती है, पहले इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। ये जो z है, ये यहां पर जो z है आपका, ये बेसिकली आपको क्या बताता है, एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है। ये बेसिकली आपको एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है। और एटॉमिक नंबर आपको क्या चीज का जानकारी देता है, ये आपको जानकारी देता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो वो कुछ लोग बोलेंगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी तो बताता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर सकते हैं अगर उस एलिमेंट के ऊपर में किसी प्रकार का चार्ज आ जाए। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ गया या नेगेटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ गया तो एक्सपेक्टेड से बढ़ जाएंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो बताता है इफ एटम इज न्यूट्रल। अगर आपका एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा, तो ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी डिनोट करने का काम करता है। अगर हमसे कोई पूछेगा Z क्या बताता है, तो बेस्ट आंसर क्या होने वाला है, इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वहीं पर अगर मैं बात करूं, ये जो A है, ये A क्या है, ये A को हम कहते हैं मास नंबर। ये A को हम क्या कहते हैं, मास नंबर। अब आपको पता है जो फंडामेंटली पूरे एटम को कॉन्स्टिट्यूएंट करता है वो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर बात करें मास नंबर क्या चीज के बारे में जानकारी देता है, तो इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसको हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, जिसको हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो अगर मुझे एटॉमिक नंबर पता हो, मास नंबर पता हो, तो हम क्या क्या पता कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर पता है तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर पता है तो चार्ज है, फिर भी चार्ज का यूज करके हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता कर सकते हैं। न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे ही देगा। लेकिन अगर मैं मास नंबर मुझे पता है उसका, तो वो मुझे जानकारी देता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बारे में। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है, जो भी क्वांटिटी आपके न्यूक्लियस में रह रही है, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपको जो मास नंबर है ये आपको सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जानकारी दे देता है। अब आप चाहोगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में पता चले, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का संख्या आपको पहले से पता है, मास नंबर की वैल्यू आपको याद रखनी होगी। आप जब इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। क्या ये बात क्लियर है आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में कैसे पता चलेगा, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बारे में कैसे पता चलेगा। अब सवाल क्या आता है, ध्यान से समझिएगा। एक और मजेदार सी बात है कि मास ऑफ वन प्रोटॉन, क्या मास ऑफ one proton is equals to approximately 1837 times the mass of an electron, and mass of one proton is लगभग बराबर टू mass of one neutron। ये दो बातें ध्यान रखनी है। मतलब आप समझ रहे कि जो प्रोटॉन है वो एक हाथी है और जो इलेक्ट्रॉन है वो चींटी है। तो चींटी के मास को हम प्रोटॉन के मास के मुकाबले नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो एटम का मास है वो बेसिकली किसके कारण है, तो बेसिकली उनमें प्रेजेंट प्रोटॉन और उनमें प्रेजेंट न्यूट्रॉन्स के कारण है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि कोई भी एटम का जो मास है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बेसिकली उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन और उसमें प्रेजेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं।
क्या ये बात आपको क्लियर, क्या ये बात आपको क्लियर है? ठीक, तो होता क्या है, अब आपको एटॉमिक मास के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, तो आपको एक सीरीज याद करनी है, मतलब 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए, उनका एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। इज इट क्लियर? और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपको जनरली देखने को मिलेंगे? ऐसे तो 118 का याद कर लो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 118 आपके काम के नहीं है। जो जनरली देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे सवाल अगर क्वेश्चन को अगर प्लेस किया जाता है आपके एग्जाम में, चाहे वो जेईई मेन का हो, चाहे वो जेईई एडवांस का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो सीयूईटी का हो, चाहे वो बोर्ड्स का हो, कहीं का भी सवाल होगा, अगर बहुत अलग टाइप का एलिमेंट्स जो उतने इंपॉर्टेंटली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किए गए हैं, तो उसका एटॉमिक मास आपको सवाल में दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 से लेके 30 तक तो आपको सबका एटॉमिक मास याद होना ही चाहिए। और आपको बता दूं, लेड याद कर लो, टिन याद कर लो, एजी याद कर लो, एयू याद कर लो, बीआर याद कर लो, आयोडीन याद कर लो। ठीक है, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे आपके क्वेश्चंस में नजर आएंगे। ठीक है, 1 से लेके 30 तक तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो आपको याद आप कर सकते हैं मासेस को, वो एलिमेंट्स है जिनको जनरली आप यूज होते हुए नजर आएंगे। तो बार बार आप ये इंतजार करें कि नहीं क्वेश्चन में आपको मास दिया ही जाएगा, आपको इतने मासेस तो कम से कम आने ही चाहिए। क्लियर? तो ये मासेस कैसे याद करेंगे, तो इस पे मैं एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया हुआ हूं, उस शॉर्ट्स को देख लीजिएगा। उसमें ये सारे मासेस को मैंने वहां पर मेंशन किया कि किसका क्या मास होगा, किसका क्या मास होगा, किसका क्या मास होगा, किसका क्या मास होगा। ये आपको याद हो जाने चाहिए। जनरली ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में यूज आएंगे। फिर जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार बेटा, तो बार बार जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो उस प्रैक्टिस करने के दौरान आपको ये जो इनके मासेस है वो और कंठस्थ हो जाएंगे और अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या फंडा? यस। अब मान लीजिए आपको मासेस याद है, मैं ये मान के चल रहा हूं, नहीं याद है तो आप मासेस याद कर लीजिएगा। लेट सपोज मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का जो मास नंबर है वो है आपका 27 और इसका एटॉमिक नंबर है 13। क्लियर? इसका मास नंबर है 27, एटॉमिक नंबर है 13। तो अगर मैं आपसे यहां से जानकारी पूछूं, ये न्यूट्रल है, तो अगर मैं पूछूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? 13 है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, तो आप बोलोगे 27 है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? 13 है। और अगर आपसे कोई पूछेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो आपको पता है ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन की संख्या 13 है, तो जब आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल करके आ जाएंगे, वो है 14। कितने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? 14 है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या फंडा? ठीक। अब ऐसा भी हो सकता था कि इसके ऊपर में चार्ज आ जाए, हो सकता था कि इसके ऊपर में चार्ज आ जाए। लेट सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम Na+। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो अगर मैं बोलूं Na+ का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 11। मास नंबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 23। आप बोलोगे 23। और अगर मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो क्या अब आप 11 बोलोगे क्या? नहीं, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 11 -1, क्यों -1? क्योंकि ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। कोई पूछेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, क्या बोलोगे? 11। कोई पूछेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, क्या जवाब दोगे? 23। कोई पूछेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो क्या जवाब दोगे? 23 में से 11 माइनस कर दीजिए, आंसर विल बी 12। क्लियर? तो ये आपको निकालने आना चाहिए। क्लियर? अब मैंने आपको एक बात कही कि जो एटम का मास होता है उसके लिए मेजरली कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर?
मैं एक प्रोटॉन का मास को 1 AMU मान रहा हूं। अब ये 1 AMU क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा व्हाट इज द मास ऑफ, अगर मेरे से कोई पूछ ले कि व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम, मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा 27। जो इसका मास नंबर है वही मैं इसको बोल दूंगा। लेकिन इससे मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है कि ये 27 एक एटम ऑफ एल्यूमिनियम का मास है, क्या ये 27 एक मोल के बराबर है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। तो जानकारी कैसे निकालेंगे? तो जानकारी कैसे निकालेंगे, सवाल ये है। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि एल्यूमिनियम का मास 27 है, ये 27 क्या है, तो मैं बोलूंगा ये 27 रिलेटिव एटॉमिक मास है। क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास है। व्हाट इज दिस? दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब सवाल आता है सर ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? व्हाट डज इट मीन? रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? आप जब भी किसी भी चीज का मास मेजर करते हो तो आप किसी के रिस्पेक्ट में करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया होगा, जैसे आपका वजन है 50 kg, ये 50 kg आपको कैसे समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए ये एक तराजू है, लेट्स सपोज ये एक तराजू है, ठीक, ये एक तराजू है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ एक पलड़े में क्या रखा गया है? आपको रखा गया है। लेट्स सपोज ये आप है। अब आपका वजन 50 kg है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो यहां पर मैं एक रेफरेंस रखूंगा, एक रेफरेंस यूनिट को रखूंगा। अब वो रेफरेंस यूनिट जनरली हम क्या लेते हैं? वो रेफरेंस यूनिट जनरली हम क्या लेते हैं? 1 kg लेते हैं। तो जब वो 1 kg का सब्सटेंस 50 बार मतलब 50 ठो वैसा ही एक जैसा सब्सटेंस को रखा जाए और आपको एक तरफ पे रखा जाए तो वो लेवल बराबर हो जाता है। तो जैसे लेवल बराबर हो गया मैं कहूंगा व्हाट इज द मास, तो आप बोलोगे द मास इज 50 kg। समझ में आया? तो यहां पर आपने एक रेफरेंस लिया, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप ये बात बता पा रहे हैं, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहां पर वो बात आप बता पा रहे हैं। इज इट क्लियर कि हाँ 50 kg। ठीक, अब सवाल क्या आता है? सवाल क्या आता है कि सर अगर रेफरेंस बदल दे तो? अब मान लीजिए आपने 1 kg का रेफरेंस लिया था, अब आप 1 ग्राम का रेफरेंस ले लीजिए, तो यही मास आपका 50 kg जो था, जो 1 kg वाले सब्सटेंस को रख करके बराबर हो जा रहा था, तब जब आप 1 ग्राम ले रहे हैं तो कितना रखना पड़ेगा? तब 50,000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि अब जब आप इस पलड़े में 1 ग्राम वाला सब्सटेंस को रखेंगे, 1 ग्राम वाला सब्सटेंस को रखेंगे तो कितना रखना पड़ेगा? वैसे 1 ग्राम वाले को 50,000 वैसे टाइप वाले रेफरेंस को रखोगे तब आपका वेट बराबर होगा। तो जैसे आपका रेफरेंस बदला मास का यूनिट बदल गया, लेकिन मतलब वही है, मतलब वही है। इसका मतलब यहां पर क्या निकला कि जो 1 kg होगा वो 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। 1 kg जो होगा वो 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब बस ये निकला। लेकिन क्या आपका वजन बढ़ गया क्या? ये संख्या को देख करके आप क्या बोलेंगे? वजन बढ़ गया क्या? मैं बोलूंगा नहीं। इस संख्या को देख करके आप ये नहीं बोल सकते कि वजन बढ़ गया, या इस संख्या को देख के नहीं बोल सकते वजन घट गया। इन दोनों का मतलब वही है। आपका वजन 50 kg है, आप ये बोलो, चाहे 50,000 ग्राम बोलो, बात एक ही है। मतलब अगर आपको किसी भी चीज का वजन करना है तो आपको एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से रिलेटिव किसी एटम का जो मास है उसको मेजर करने के लिए जो रेफरेंस लिया जाता है वो C12 आइसोटोप का एटम लिया जाता है। ओनली नहीं,
C12 आइसोटोप का एटम नहीं, उसका 1/12 मास को एज अ रेफरेंस कंसीडर किया जाता है। तो सवाल आता है व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, तो मैं बोलूंगा मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, क्या बोलूंगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। अब मैं C12 वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि कार्बन का दो प्रकार का आइसोटोप्स पाया जाता है। आइसोटोप्स वो कहलाते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, मतलब जब आपने एक एल्यूमिनियम का एटम को रखा और एक पलड़े में C12 आइसोटोप का 1/12 कर दो तो जो रेफरेंस बनेगा उसको रखना चालू किया, तो जब आप 27 टाइम्स इसको रखे होगे, इस रेफरेंस को रखे होगे, दिस इज व्हाट, दिस इज द रेफरेंस, तो जो संख्या निकल करके आई वो संख्या क्या थी, 27। तो वो संख्या क्या थी, 27। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को देखा गया, गिना गया, तो भी संख्या क्या आ रही थी, 27। तो भी संख्या क्या आ रही थी, 27। इसीलिए उस नंबर को क्या नाम दे दिया गया, मास नंबर। उस नंबर को क्या नाम दिया गया, मास नंबर, क्योंकि वो जो नंबर है ये सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं डिनोट कर रहा है, बल्कि ये आपको मास के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये अब आपका सवाल आता है सर रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या होगा, RAM का यूनिट, RAM इज यूनिटलेस, ये यूनिटलेस है। कोई पूछेगा क्या कारण है, ऊपर भी वजन है नीचे भी वजन है, दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैं अगर पूछूंगा ये 27 क्या है, आप इसका दो आंसर दे सकते हो। ये एक आंसर ये दे सकते हो कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, और एक आंसर ये दे सकते हो ये मास नंबर है जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को भी बता रहा है। क्लियर। अब सवाल है क्या ये जो 27 है ये वन एटम का मास है, नहीं। वन एटम का मास बनने के लिए, वन एटम का मास बनने के लिए इस रेफरेंस को इससे क्या होना पड़ेगा, मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। इस रेफरेंस को इससे क्या होना पड़ेगा, मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। और ये जो रेफरेंस है, इसी रेफरेंस को हम बोल दिए कि इसको आज से हम इसके मास को 1 AMU बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 AMU। किसको, 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप को आज से हम क्या बोलेंगे, आज से नहीं मतलब जब इसको फाइंड आउट किया गया होगा तब उस समय इस ये जो मास था, इस मास को एक नाम दे दिया गया कि भैया आज से ये जो मास है ये क्या कहलाएगा, ये 1 AMU कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 AMU कहलाएगा। तो जब आप एल्यूमिनियम के बारे में बात करेंगे तो आप क्या लिखोगे, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम। एन एटम कहने का मतलब 1 एटम ऑफ एन एल्यूमिनियम अपॉन, मैं इस रेफरेंस की जगह पे क्या लिख दूंगा, 1 AMU। ऑल्दो इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। और आजकल इसको 1U से भी दिखाया जाता है। U मतलब यूनिफाइड मास। आपको एक एक चीज अच्छे से आनी चाहिए, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तभी आप केमिस्ट्री को बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से समझ पाएंगे। क्लियर है क्या। तो जब इससे अब RAM आपका क्या रहा था, कितना बार आपको रखना पड़ा, ये 27 टाइम्स। तो 27 AMU जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट गिव्स यू द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब जब भी मास नंबर के आगे यूनिट अगर AMU लग गया, इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि ये आपको एक एटम एल्यूमिनियम का मास प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि ये आपको एक एटम एल्यूमिनियम का मास प्रोवाइड कर रहा है। तो आज से समझ गए। तो आपको अगर मास नंबर याद हो गया, उसके बाद में अगर आपने AMU लगा दिया, इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम।
क्लियर है क्या? क्लियर है? ओके फाइन। अब बोलेंगे सर हम लोग तो एएमयू एक एटम के बारे में बता दिए, लेकिन जब ग्राम की बात आएगी, जब ग्राम की बात आएगी तब तो जब एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट किया, जैसे केजी और ग्राम में रिलेशन आया 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो जब ग्राम और एएमयू के बीच में रिलेशन आया तो जो रिलेशन था वो क्या था? 1 एएमयू बराबर 1.667 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, -24 ग्राम, -24 ग्राम। क्लियर है क्या? अब 1 एएमयू बराबर इतना ग्राम, तो 27 ग्राम कितना नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा? तो 1 एटम का मास कितना है? 27 एएमयू। तो अगर मैं बोलूंगा 27 इंटू 1.667 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम बराबर कितना एटम? तो 27 ग्राम बराबर कितना एटम? तो 1/1.667 इंटू 10 टू द पावर -24 एटम्स। तो यहां से एक और चीज निकल के आई 20, इसको जब डिवाइड करोगे इट विल गिव यू अ नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। यहां से एक और नंबर निकल करके आया, क्या सीखे कि अगर आपने उस मास नंबर के बाद में एएमयू लगा दिया इट मींस इट विल गिव यू द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम, लेकिन अगर इसी मास नंबर के बाद में आपने 20 ग्राम लगा दिया यूनिट तो इट विल गिव यू द मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का वो मास दे देगा। और इसी संख्या को Na से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम प्यार से बेटा, इसे हम प्यार से एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, इसे हम प्यार से एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। बोलो यहां तक आया क्या बात समझ? क्या यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई क्या? मतलब ग्राम लग गया तो कितना एटम का मास के बराबर हो गया? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। ग्राम लग गया तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम का मास है कितना? 27 ग्राम। एक एटम का मास कितना? 27 एएमयू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो जब आपने 27 बोला, आप बोलोगे सर ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, या फिर आप बोल सकते हो इट इज अ मास नंबर विच गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जब आपने एएमयू लगा दिया इट विल गिव यू द कॉन्सेप्ट अबाउट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। जब आपने ग्राम लगा दिया वो ये बता रहा है कि ये जो मास है 27 ग्राम वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स के बराबर होगा। क्लियर? और इसी संख्या को एक नाम दे दिया गया 1 मोल। इसी संख्या को 1 मोल कहते हैं। अब मोल क्या होता है ये सारी बातें हम लोग करेंगे अभी आगे चल करके। फिलहाल मुझे मास समझाना था कि एटॉमिक मास होता क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। और ये जो आपने 27 ग्राम लिखा है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इसे हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। मास ऑफ 1 एटम 27 एएमयू। तो अगर आपसे पूछेगा कोई ग्राम एटॉमिक मास क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है तो आप क्या बोलोगे आज के बाद से? इट विल गिव यू द मास ऑफ एनी नंबर ऑफ एटम्स। अगर एटम है तो एनी नंबर ऑफ एटम्स, अगर मॉलिक्यूल है तो एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है क्या? आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना? तो आज के बाद से आपको ये बात तो क्लियर हो गया कि आप एटम का मास कैसे निकालोगे। ठीक है, तो मैं यहां पर एक बार नोट डाउन कर दे रहा हूं, वापस से कंक्लूड कर दे रहा हूं कि RAM क्या है? यूनिट लेस है। दूसरा, अगर आपने यूनिट AMU लगा दिया आफ्टर RAM, it will give you the mass of 1 atom। अगर आपने यूनिट ग्राम लगा दिया
after RAM it will give you the mass of 6.022 into 10 to the power 23 atoms. क्लियर है क्या ये सारा फंडा? एटॉमिक मास क्या समझ में आ गया, कैसे निकालेंगे समझ में आ गया, ग्राम होगा तो क्या होगा, AMU होगा तो क्या होगा। क्लियर? क्लियर है, क्लियर है। अब यहां पर एक सवाल आता है कि सर वाई C12, वाई नॉट एनी अदर। बेटा याद रखना कि C12 इसीलिए लिया गया है क्योंकि जब देखो किसी को भी आप रेफरेंस ले सकते हो, पहली बात तो ये है। अब उन लोगों को C12 ज्यादा पसंद आया। अब मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, अगर C12 लिया गया तो होता क्या है कि ज्यादातर जो एटॉमिक मास है डिफरेंट एलिमेंट्स के वो इंटीजर्स में आ रहे थे, तो इंटीजर्स में याद करना आसान है, डेसिमल में याद करना मुश्किल है। अदर रेफरेंस लेने पर डेसिमल्स वाले एटॉमिक मासेस ज्यादा आ रहे थे, लेकिन जब C12 ले रहे थे तो एटॉमिक मासेस इंटीजर्स में आ रहे थे, तो याद करना आसान होता है। मे बी इसी कारण साइंटिस्टों ने C12 आइसोटोप लिया होगा। ये मेरे अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि साइंटिस्ट ऐसा सोचे होंगे, लेकिन बोलेंगे सर क्या कल को ये रेफरेंस चेंज हो सकता है क्या? यस, रेफरेंस चेंज हो सकता है। कल को किसी का मन किया, कोई बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, पावरफुल व्यक्ति चाहता है कि नहीं मैं C12 आइसोटोप नहीं लेना चाहूंगा, मैं कुछ और लेना चाहूंगा, और आज से दुनिया यही बात मानेगी, तो दुनिया को वो बात मानना पड़ेगा। और उस समय जो भी आप आइसोटोप लोगे या जो भी आप एलिमेंट लोगे एज अ रेफरेंस, उसको फिर क्या कर दिया जाएगा, 1 AMU डिफाइन कर दिया जाएगा। तो बहुत बार ये सवाल भी आता है, बहुत बार ये सवाल भी आता है, क्या इफ यू विल चेंज द रेफरेंस, what will happen to the atomic mass? क्वेश्चन क्या आता है बहुत बार, if you will change the reference, if you will change the reference, how it will affect the atomic mass? आंसर होगा it will not affect, it will not affect, it will remains सेम। ये अफेक्ट नहीं करेगा, सेम रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय उस रेफरेंस को 1 AMU डिफाइन कर दिया जाएगा, उस समय उस रेफरेंस को 1 AMU डिफाइन कर दिया जाएगा। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, व्हाट इज AMU, व्हाट इज ग्राम। क्लियर? अब इस पे आइए कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल आपके सामने में बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 162 AMU ऑफ एल्यूमिनियम। 162 AMU ऑफ एल्यूमिनियम, एकदम क्लियर सा है। ठीक, तो मास ऑफ AMU दिख रहा है, AMU दिख रहा है, इसका मतलब हम एटम से रिलेट करेंगे। मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 27 AMU। तो 1 AMU में कितना, 1 AMU में कितना एटम, 1/27 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। तो 162 AMU में कितना, 162 AMU में कितना, 1/27 इंटू 162 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 6 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, 6 एटम ऑफ एल्यूमिनियम वेज 162 AMU। मैं बता दे रहा हूं पूरे मूल कॉन्सेप्ट में एक चीज बहुत कॉमन होने वाली है, वो है यूनिटरी मेथड। ये क्या है? ये मैथ्स का वो पार्ट है जो आप पढ़े होंगे 8, 9, 10, इन सब में 6 में ही पढ़ते हो। यूनिटरी मेथड आप जाते हो ना बाजार में, नहीं भी पढ़ा लिखा आदमी यूनिटरी मेथड तो जरूरी जानता होगा। क्या होता है, बाजार में जाते हो, कोई बोलता है 10 किलो का दाम इतना, आपको 50 किलो लेना, आप क्या करते हैं, 10 किलो का दाम इतना तो 1 किलो का कितना, तो 50 किलो का कितना। यही चीज का यूज पूरे थ्रू आउट द मूल कॉन्सेप्ट में करने वाला हूं, तो ये चीज पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बेसिक से चीजों को आगे लेकर के जा रहे हैं। बोलता फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 112 ग्राम ऑफ आयरन। 112 ग्राम ऑफ आयरन, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। जब ग्राम आ गया मैं रिलेट कैसे करूंगा, आपको पता है इसका एटॉमिक मास कितना होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 56, इसका मास नंबर 56 होता है, इसका मास नंबर 56 होता है। कैसे याद है? मुझे याद है, आपको याद कर लेना चाहिए। 1 से लेके 30 तक, और जो मैंने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताया उसका एटॉमिक मास तो आपको, मास नंबर तो आपको पक्का याद होना चाहिए, मास नंबर भी याद होना चाहिए और एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए।
अब बात करते हैं 56 के बारे में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैं क्या बोलूंगा, मास ऑफ 6.022 इंटू 23 एटम्स का मास कितना होगा, 56 ग्राम। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या ग्राम में लिखा हूं तो इतना एटम का मास के बराबर होगा। तो 1 ग्राम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 56 एटम्स, तो 112 ग्राम। तो 112 ग्राम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 56 इंटू 112 एटम्स। ये कट गया, ये 2 हो गया, तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। कब, जब बात 112 ग्राम ऑफ आयरन की होगी। अब बहुत लोग बोलेंगे सर इसको हम मोल में भी निकाल सकते हैं। अभी हम लोगों ने मोल पढ़ा नहीं है, हम लोगों ने बेसिकली बस खाली जाना है कि एटॉमिक मास क्या होता है और उनका एटॉमिक मास का यूनिट के अकॉर्डिंग हम क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व किया। जैसे जैसे हम लोग और भी चीजें सीखेंगे और भी चीजों को अप्लाई करेंगे। क्लियर है क्या। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो मॉलिक्यूलर मास में भी वही काम आएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करोगे, सेम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अपॉन 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, इज इट क्लियर। तो ये आपको क्या दे देगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये आपको क्या दे देगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अगेन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालना होगा, वी नो दैट, इसको 1 AMU बोल सकते हैं। तो मैं अब वापस से उतनी सारी चीजें नहीं बताऊंगा, अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, आपको इसका मॉलिक्यूलर मास पता करना। तो इसका मास नंबर आपको पता है, इसका मास नंबर होता है 12 और इसका मास नंबर होता है 16। इसका मास नंबर 16, इसका मास नंबर 12। तो इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास निकल कर के आएगा वो क्या आएगा, 12 + 2 × 16, आंसर क्या आ जाएगा 44। जब मैं सिर्फ 44 लिखा हूं इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जब मैं 44 AMU लिखूंगा, व्हाट डज इट मीन्स, इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद अगर मैं 44 ग्राम लिख देता, तो इट विल गिव यू द मास ऑफ अगेन 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब एटम था तो मैं एटम लिख रहा था, जब मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लिखूंगा, जब आयन होगा तो आयंस लिखूंगा। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इनका मॉलिक्यूलर मास निकालने का क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं 1-2 सवाल बनाता हूं, ये 2 सवाल मैं बनाता हूं, ये 2 सवाल आपके होमवर्क रहेंगे, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये भी होमवर्क रहेगा। बेटा आप अगर यहां पढ़ रहे हो ना, एक काम करो, आप साथ में कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो को देखो, जो होमवर्क देता हूं उस होमवर्क को भी आप करिए, ठीक है। ये होमवर्क बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करूं, थोड़ा सा आपका और प्रैक्टिस हो जाएगा। इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। तो आप निश्चिंत होकर के आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका नोट्स आप वापस से बना सकते हैं अच्छे से फेयर कॉपी पे। और मैं तो बोलूंगा साथ ही साथ बना लिया करो, बस आप नोट्स को लेकर के एक बार देखने के लिए कि कहीं पर कुछ छूट रहा है या नहीं छूट रहा है, वो सारी चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हो। कुछ होमवर्क दूंगा क्लास वर्क में से, उसको भी आपको बनाना है, और जो DPP दूंगा वो भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्लास में भी आपको कुछ होमवर्क्स मिलेंगे और साथ ही साथ DPP के द्वारा भी आपको कुछ होमवर्क्स मिलेंगे, और उसके बाद मोर प्रैक्टिस के लिए आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर। चलिए अब
अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालना है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? एएमयू में निकालेंगे, लेकिन लास्ट में लगा देंगे एएमयू। अगर वन मॉलिक्यूल बोलेगा, टू मॉलिक्यूल बोलेगा, थ्री मॉलिक्यूल बोलेगा, फोर मॉलिक्यूल बोलेगा, 10 मॉलिक्यूल बोलेगा, 100 मॉलिक्यूल बोलेगा, 1000 मॉलिक्यूल बोलेगा, 1 लाख मॉलिक्यूल बोलेगा, 1 करोड़ मॉलिक्यूल बोलेगा, तो भी आंसर हम एएमयू में देंगे, अनलेस एंड अनटिल वो 23 वाला पे नहीं चली जाए। क्लियर? ये बात आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बोला, इन सभी का मास नंबर आपको याद होना चाहिए। इसका तो अभी हम लोगों ने निकाला 44 AMU। अब हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 1। सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो मैं कैसे निकालूंगा? 1 × 2। 2 हाइड्रोजन है, सल्फर कितना हो जाएगा? 32 × 1, एक सल्फर है, ऑक्सीजन 4 है, तो 16 × 4। यहां से आपका मॉलिक्यूलर मास निकल करके आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 2 + 32 + 64 बराबर 98। अब ये तो आपका मॉलिक्यूलर मास आया, लेकिन ये मॉलिक्यूलर मास कैसा है? ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि मैंने यहां पर अभी तक कोई यूनिट नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर AMU लगा दूंगा, इट विल गिव यू द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। लेकिन अगर बोलता 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताइए, तो मैं 1 AMU की जगह क्या लगा देता? ग्राम। अगर कोई मुझे बोलता 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 का बताइए, अगर मुझे इसी में बोलता 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 का मास बताइए, तो एक मॉलिक्यूल का 98 MU, तो 100 का क्या हो जाएगा? 9800 AMU। 9800 AMU, दिस विल बी द मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल। गॉट इट और नॉट? गॉट इट और नॉट? बोलो। ये दोनों आपके क्या हो गए? होमवर्क्स हो गए। ये दोनों होमवर्क हो गए। ये दोनों मैंने आपको तरीका बता दिया, मास नंबर किसका किसका याद करना वो भी आपको समझा दिया। वो सारी चीजें, बेसिक बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। जब भी आप दूसरा क्लास देखो, पहला क्लास अच्छा से देख लिया करो, हर एक बातों को रिवाइज कर लिया करो, फिर बैठा करो दूसरा क्लास देखने के लिए। क्योंकि अगर आपको प्रीवियस क्लास की बातें याद नहीं रहेगी ना, तो फिर जो नया क्लास आप ले रहे होगे उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है आपको समझ में ना आए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं मोल पर। मोल पर आ चुके हैं। एक्चुअली में ये जो वर्ड MOLE मोल लिखा हुआ है, ये MOL वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है हीप। जिसका मतलब क्या होता है? हीप। हीप का मतलब क्या होता है? ढेर सारा, बहुत सारा, बहुत सारा। अब सवाल आता है कि सर इस मोल का क्या मतलब है? हाउ विल यू डिफाइन दिस टर्म मोल? तो मोल को डिफाइन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, हम ये कह सकते हैं कि इट इज ए काउंटिंग नंबर। ये क्या है? ये एक काउंटिंग नंबर है। इट इज अ काउंट। इट स्टैंड्स फॉर मोल। दैट मोल क्या है? तो मोल इज अ काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर कहने का मतलब बेसिकली आपको चीजें गिनने में हेल्प करता है, चीजों को गिनने में हेल्प करता है। जैसे कि आप कभी बाजार में गए होंगे, आपको 1 डजन बनाना चाहिए। किसी ने कहा कि जाओ 1 डजन बनाना लेके आ जाओ। जैसे ही आपको बोला गया ना बेटा कि 1 डजन बनाना लेकर के आना है, आपके दिमाग में एक नंबर आया होगा, और वो नंबर और कुछ नहीं बल्कि 12, 1 2 12। कोई बोलेगा 2 डजन 24, कोई बोलेगा 3 डजन 36, कोई बोलेगा 4 डजन 48। ये जो जैसे ही आपको ये डजन के फॉर्म में आपको नंबर को बताया जा रहा है, या फिर आपको 48 बोला जा रहा है, मतलब एक ही है। ठीक उसी तरीका से आज के बाद से जब भी कोई आपको बोलेगा 1 मोल बनाना लेके आओ, कोई बोला 1 मोल बनाना ले आओ, तो आप क्या बोलोगे? 1 मोल बनाना। अच्छा, इट मीन 6.022 × 10⁻23 बनाना लेकर के आना है। अब ऑल्दो इतना बनाना पूरा आपके अर्थ पे नहीं मिलने वाला है ना? इतना बनाना में भी पूरे अर्थ पे आपको ना मिले, तो भैया बनाना लाना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एटम्स के लिए ये नंबर बड़ा सरल है। बोलेंगे ये नंबर्स का क्यों इंट्रोडक्शन किया गया एटम्स के केस में? तो सवाल है, एटम्स आर वेरी 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 स्मॉल। इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि बता नहीं सकते कितना छोटा होता है। तो वो इतना छोटा पार्टिकल्स को गिनने के लिए अब तुम थोड़ा सा भी उठा के ले आओगे ना, उसमें इतने सारे पार्टिकल होंगे। अरे बेटा ये 10⁻23 है, ये 10⁻23 है। 10⁻7 का मतलब करोड़ होता है। 1 करोड़ 10⁻7, और उस 10⁻7 से बहुत बड़ा ये संख्या है, बहुत बड़ा। 1 मोल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर।
वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, वन ऑफ द लार्जेस्ट। क्लियर? तो ठीक है, तो जनरली ये मोल को लाया ही इसलिए गया, ये मोल को लाया ही इसलिए गया ताकि आप क्या कर सको, आप बता सको कि भैया इतने एटम का मास कितना है। क्योंकि जनरली आप जितने भी कैलकुलेशन करोगे वो मोल्स के टर्म में करोगे। जब साइंटिस्टों ने कैलकुलेशन किया तो देखा कि भैया बार बार ग्राम्स का यूज हो रहा, बार बार ग्राम्स का यूज हो रहा, तो उस ग्राम के लिए संख्या क्या है, तो संख्या क्या निकल कर क्या आई, ये इसी संख्या को 1 मोल। तो आज के बाद से 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 का आ गया। हाँ, अगर एटम हुए तो एटम्स लिख देना, अगर मॉलिक्यूल हुए तो मॉलिक्यूल्स लिख देना, अगर आयन हुए तो आयन्स लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बनाना हुआ तो बनाना, रुपीज हुआ तो रुपीज, जो मन आए उसमें, बस ये एक संख्या है, दिस इज अ नंबर। जैसे तुम 2, 4, 8 बोलते हो, वैसे आज के बाद से 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल बोल सकते हो, लेकिन वो संख्या 1 मोल बोलोगे तो संख्या क्या चलनी चाहिए, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और इसी संख्या को हम प्यार से एक और नाम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। गॉट इट? व्हाट इज मोल, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स, व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर? Is it a counting number? Yes, it is a counting number. Got it? बोलिए, आया क्या समझ में मोल क्या है? तो जो हम लोगों को यहाँ सीखना है कि बाकी क्वांटिटीज को मोल में कैसे कन्वर्ट करें। अब ये इसकी एक खासियत है मोल की। क्या खासियत है? जैसे डजन की एक ही खासियत है कि भैया आप नंबर को डजन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 48 नंबर को आप बोल सकते हो 4 डजन, 36 को 3 डजन, 96 को 8 डजन, 108 को 9 डजन, 120 को 10 डजन। नंबर को तो आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मोल की एक खास बात क्या है, मोल की खास बात है कि आप मास को भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, नंबर को तो नंबर में कन्वर्ट कर ही सकते हो, और वॉल्यूम को भी नंबर में कर सकते हो, वॉल्यूम को भी नंबर में कर सकते हो। तो कैसे करेंगे कन्वर्जन, आइए देखते हैं। आपको क्या चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए होता है। जब भी आप किसी को किसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यू रिक्वायर वन इक्वेशन, वन रिलेशनशिप बिटवीन देम। आपको ए को बी में बदलना, एक रिलेशनशिप चाहिए, लेट्स सपोज ए बराबर 4b, और मैंने बोला ए का वैल्यू 8 है, तो बताओ बी कितना होगा, तो आप उसको बी में बदल दोगे कि बी 2 होगा। उसी तरीका से एक इक्वेशन, एक रिलेशन चाहिए, तो वही रिलेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसको आप ब्रह्मास्त्र की तरह यूज कर सकते हैं, ये ही है आपका ब्रह्मास्त्र। आप इस मोल को 3 चीजों से रिलेट करते हैं, आप इस मोल को 3 चीजों से रिलेट कर सकते हैं, आप इस मोल को 3 चीजों से रिलेट कर सकते हैं। क्या क्या, आइए देखें। यहां हो गया 1 मोल, और ये 1 मोल आपके अगर एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर होगा, या फिर मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। लेकिन क्या एटॉमिक मास में क्या लिखूंगा, एमयू, क्या मिलीग्राम, क्या केजी, नहीं। अभी मैंने आपको समझाया ना, क्या लिखोगे, ग्राम, क्या लिखोगे, ग्राम। क्लियर? 1 मोल अगर एटम है तो उसके एटॉमिक मास इन ग्राम, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल उसके मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के बराबर होता है। अब बोलेंगे सर ठीक है, एटॉमिक मास इन ग्राम के बराबर कब होगा, तो मैं बोलूंगा जब एटम होगा तब होगा, या फिर मोनो एटॉमिक आयन होगा। आयन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मोनो एटॉमिक आयन का अगर कोई मास लिखने बोलेगा तो मैं क्या लिखूंगा, उसके एटॉमिक मास इन ग्राम के बराबर लिखूंगा। क्यों? क्योंकि याद करो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, जब मैं उसे इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूं तो एक इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर Na+ का कोई मेरे से मास पूछेगा मैं 23 ग्राम बोलूंगा, मुझसे कोई Mg2+ का मास पूछेगा मैं 24 ग्राम बोलूंगा, 1 मोल का। क्लियर? उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास को कहां यूज करेंगे, जब आपको मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे,
एंड आई होप मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको पता चल गई होगी पहले लेक्चर में। तो मॉलिक्यूल नज़र आएंगे। अब इसमें भी मॉलिक्यूल हो, चाहे पॉली एटॉमिक आयन हो, बात एक है। क्लियर? सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ 1 मोल नंबर कौन से संख्या के बराबर है, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इस ये अगर एटम है तो आप लास्ट में एटम्स लिख दो, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स लिख दो, और अगर आयंस है तो आयंस लिख दो। इसी संख्या को हम प्यार से अवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 1 मोल कैसे नंबर से रिलेट कर रहा है। तो आप 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बोल सकते हो, या फिर 1 मोल बराबर उसके एटॉमिक मास को ग्राम में या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में बता सकते हो। एक एक इक्वेशन पता चल गया। वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है, अब वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है, तो न्यू कॉन्सेप्ट कहता है 22.7 लीटर्स, ठीक, 22.7 लीटर एट STP कहने का मतलब 1 बार प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर, 273 केल्विन टेम्परेचर 1 बार प्रेशर। यही क्वांटिटी 22.4 भी हो सकता है लीटर, लेकिन वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा 1 atm और 273 केल्विन या 273.15 केल्विन, आप कुछ भी ले सकते हो, अब सवाल है क्या ये हमेशा इसके बराबर होगा, तो कंडीशंस आपको याद रखना होगा। 1 मोल को आप मासेस के बराबर हर केस में कर सकते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो, लेकिन 1 मोल को वॉल्यूम के बराबर, जब आप लीटर लिख रहे हैं यू आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, और वॉल्यूम के बराबर आप सिर्फ तभी कर सकते हो इन केस ऑफ ओनली गैस। वहीं आप 1 मोल को नंबर के बराबर कभी भी कर सकते हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सवाल आता है क्या हम इनको भी आपस में रिलेट कर सकते हैं? यस, ये जितने लाइंस है ना, ये लाइंस नहीं, ये इक्वल्स टू है, ये लाइंस नहीं, ये इक्वल्स टू है। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक आया क्या समझ में? ये लाइंस नहीं, ये इक्वल्स टू है। नोट्स में आप लोग इसको लिख लीजिएगा अच्छा से, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब यहां पर कुछ बातें तो आई होप आपको मॉलिक्यूल समझ में आ गया होगा, ठीक। कहां पर कौन सा यूज करना है वो भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब कुछ बातें, एक टर्म आता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का क्या मतलब होता है? एटॉमिसिटी का मतलब होता है दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे से कोई पूछे कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी क्या, मैं बोलूंगा 3। H2SO4 का एटॉमिसिटी क्या बोलूंगा 2 + 1 3 + 4 7। ये इसकी एटॉमिसिटी हो गई। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपसे पूछूं, क्या कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। कुछ ही ऐसे, जैसे X2 X हमेशा X2 के फॉर्म में रहेगा। भैया जब X की बात कर रहा हूं ना, आपके X की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर X मतलब हेलोजन है। हेलोजन में कौन आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब जब भी आपको मोल्स ऑफ आयोडीन निकालने बोलेगा तो आप आयोडीन का एटॉमिक मास नहीं लेंगे, आयोडीन का क्या लेंगे? एलिमेंट है तो हमेशा एटॉमिक मास नहीं होगा, यही मैं बताना चाह रहा हूं। एलिमेंट है तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा है बेटा। तो जब भी आयोडीन का मास लेने बोलेगा तो मैं एटॉमिक मास नहीं, मैं मॉलिक्यूलर मास लूंगा, I2 का मास लूंगा, I का मास नहीं लूंगा। सिमिलरली O2 के फॉर्म में रहता है, N2 के फॉर्म में रहता है, फास्फोरस P4 के फॉर्म में रहता है, सल्फर S8 के फॉर्म में रहता है, S8 के फॉर्म में रहता है। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको तो आपको याद रखना ही चाहिए, Te8 के फॉर्म में रहता है। क्लियर? इन कुछ एलिमेंट्स है जिनके आपको एटॉमिसिटी याद होनी चाहिए, बाकी तो मॉलिक्यूल को देख करके आप एटॉमिसिटी बता ही दोगे। क्लियर है क्या? आइए बात करते हैं एक सवाल पर।
आइए बात करते हैं एक सवाल पर। ये सवाल क्या कहता है, बोलता फॉर 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला भी आपको दे दिया गया है। बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। पहले ये बताओ क्या ये एटम है या मॉलिक्यूल है, तो आप एकदम क्लियरली बता दोगे सर ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, बहुत सारे एटम एक साथ मिलकर के इस मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। तो बोलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है और हमको क्या दिया गया है, वेट, तो मेरा वेट का क्या रिलेशन है, मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, वो भी किस में, ग्राम में। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, मास नंबर ऐड कर दो, ये हो गया 12 कार्बन का, हाइड्रोजन का हो गया 1, ऑक्सीजन का हो गया 60। तो मॉलिक्यूलर मास का मास नंबर क्या जाएगा, 2 कार्बन है तो 24, हाइड्रोजन 4 है तो 4 आ गया, और ऑक्सीजन 2 है तो 32 आ गया, आंसर आ गया 60। अब मैं ग्राम में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 60 ग्राम बराबर 1 मोल। मैं MOL के फॉर्म में भी लिख सकता हूं शॉर्ट में, तो 1 ग्राम बराबर 1/60 मोल, तो 180 ग्राम बराबर 180 अपॉन 60 मोल। मतलब आंसर क्या आ गया कि 180 ग्राम जो है वो कितना के बराबर है, वो 3 मोल ऑफ एसिटिक एसिड के बराबर है, वो 3 मोल ऑफ एसिटिक एसिड के बराबर है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 मोल। अच्छा, आपसे कोई पूछेगा ये 3 मोल क्या है, तो मैं बोलूंगा नंबर है। आप चाहो तो नंबर ऑफ मोल्स बोला है, अगर सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछता तो मैं इसी को 3 को Na से मल्टीप्लाई कर देता, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड पता चल जाता। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, तो मैं क्या बोलूंगा, पूछ भी दिया है तो 3 इंटू नंबर पूछ रहा है Na से मल्टीप्लाई कर दो। ऑल दो अगर ऑप्शन में मोल्स दिए हुए हैं वो भी सही हो सकता है, क्योंकि मोल भी एक प्रकार का नंबर है, लेकिन आपसे मोल के फॉर्म में पूछ लिया, दूसरा नंबर पूछ रहा है तो आप Na से मल्टीप्लाई कर दो। बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो एक बात बताओ, एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन का एटम है, 2 एटम है, 2 एटम ऑफ कार्बन है। तो अगर मैं पूछूंगा Na मॉलिक्यूल में कितना होगा, तो 2Na एटम ऑफ कार्बन होगा, 2Na एटम ऑफ कार्बन होगा, और 2Na को मैं क्या बोलूंगा, 2 मोल एटम ऑफ कार्बन होगा, 2 मोल एटम ऑफ कार्बन होगा। मतलब 1 मोल एसिटिक एसिड में कितना मोल कार्बन एटम हुआ, 2 मोल। अब इससे हमको क्या समझ में आया, अगर यहाँ मॉलिक्यूल है तो यहाँ एटम हो गया, यहाँ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल है तो यहाँ मोल एटम हो जाएगा। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम कार्बन है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 मोल मॉलिक्यूल में कार्बन कितना हो जाएगा, 2 मोल। 1 मोल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 मोल। 1 मोल मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 मोल। जब नंबर ऑफ एटम्स फिर पूछेगा तो इसी को मैं क्या करूंगा, 2Na कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी 2Na, और हाइड्रोजन के लिए मैं 4Na जवाब दे दूंगा। बोलेगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स में भी नहीं पूछ रहा है डायरेक्टली, तो नंबर लिख रहा है, तो मैं आंसर क्या दूंगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 + 4 + 2 तो हो जाएगा 8 मोल एटम। या तो आप आंसर ये लिख दो, या फिर इस 8 मोल एटम के जगह में 8 इंटू Na नंबर ऑफ एटम्स बोल दो, ये भी सही है। मैं क्या समझाना चाहे, समझ में आया। एक मॉलिक्यूल में अगर 2 एटम है किसी भी एलिमेंट का, तो मैं बोल सकता हूं 1 मोल मॉलिक्यूल में उसके 2 मोल एटम होंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है क्या, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहां तक अगर आपको बातें आ गई है समझ में, तो उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, अब ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, तो आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT।
इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहाँ पर आता है सर इसको गैस इक्वेशन क्यों नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गैस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आइडियल गैस, एक होता है रियल। जो हम लोग देखते हैं वो रियल है। आइडियल गैस का डेफिनेशन क्या है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होगा, वैसे गैस को आइडियल गैस कहते हैं। ठीक है, ये अभी फिलहाल ये डेफिनेशन को आप ध्यान में रखिए। आगे चल के जब हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग इसको इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। क्लियर? तो क्या चीज को डिनोट कर रहा है, तो P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम है, T फॉर टेम्परेचर है, N फॉर मोल्स है, R इज यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट। अब सवाल आता है सर इसका जो वैल्यू है वो किस चीज पर निर्भर करेगा, तो वो किस चीज पे निर्भर करेगा, तो वो वैल्यू निर्भर करता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के यूनिट्स पर। तो जनरली टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में होगा, लेकिन वॉल्यूम लीटर में भी हो सकता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में भी हो सकता है। तो आपको जनरली क्या लेना है, वॉल्यूम को लीटर में ही लेना है, लीटर में होगा, या फिर जनरली आप मीटर क्यूब भी ले सकते हो। जब मीटर क्यूब में होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर आपका पास्कल में होगा, प्रेशर आपका पास्कल में होगा, या फिर आप कह सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। और जब ये लीटर में होगा तब प्रेशर किस में होगा, एटीएम में होगा। क्लियर? तो आर की 3 वैल्यूज है, जिसमें से 2 वैल्यूज आपको अभी काम आने वाली है, तीसरी वैल्यू आपको अभी काम नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हैं। आर का एक वैल्यू होता है 0.0821। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। मैं बार बार बोल रहा हूं, यूनिट कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। जिसको मास याद नहीं, जिसको यूनिट कन्वर्जन याद नहीं, जिसको मल्टीप्लाई डिवाइड अच्छे से नहीं आता, उसको सारा कॉन्सेप्ट आने के बावजूद वो फिजिकल केमिस्ट्री में गलती कर सकता है। अब एक वैल्यू और होती है आर की, वो होती है 8.21। आगे भी होता है डिजिट 8.21। मैं यहां पर क्या लिखूंगा, जूल पर मोल पर केल्विन। एक और वैल्यू होती है आर की, होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अब याद रखना क्या है, यहां पर जब आप ये यूनिट को यूज करेंगे तो प्रेशर आपका किस में होगा, प्रेशर आपका किस में होगा, पास्कल में होगा या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर में होगा, और वॉल्यूम आपका किस में होगा, मीटर क्यूब में होगा। ये ध्यान रखिएगा यूनिट्स, तब आप आर का वैल्यू ये पुट करेंगे और इस वैल्यू को यूज करेंगे तो प्रेशर आपका होगा एटीएम में और वॉल्यूम होगा आपका लीटर में, तब आप इस यूनिट का यूज करेंगे। ऑल्दो कैलकुलेशन करते वक्त इसको बहुत लोग 1/12 भी यूज करते हैं और इसको बहुत लोग 24/3, बस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। लेकिन मैं बोलूंगा आजकल जो जेई है या आजकल जो सीयूईटी, जेई में खासकर जब इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, देखो नीट में तो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप इसको यूज करके आसपास आंसर लेकर के बना सकते हो, लेकिन जेई मेंस और एडवांस में एक प्रकार का सवाल आता है जो कि है इंटीजर टाइप क्वेश्चन। और आजकल फिजिकल केमिस्ट्री के जो सवाल है वो इंटीजर टाइप में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लगभग इंटीजर को इसी से भर दिया जाता है। तो उसमें अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपका जो 3 डेसिमल तक आपको आंसर देना रहता है, 3 डेसिमल तक जब आप आंसर पे पहुंचेंगे तो उसमें कुछ एरर आपको आ सकता है। हो सकता है आपका जो नंबर मिलना है वो नंबर कम आ जाए, फिर आप बोलोगे हम बना के तो आए थे लेकिन नंबर नहीं आया। उसका कारण ये छोटी छोटी गलतियां हैं, तो इन छोटी छोटी गलतियों को हम लोग को नहीं करना है। क्लियर? तो बोलेंगे सर इस रिलेशन से क्या पता कर सकते हैं, इस रिलेशन से अभी हम लोगों ने देखा था ना कि एक मोल अगर n बराबर 1 मोल हो तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा। तो मैंने वहां पर प्रेशर और टेम्परेचर डिफाइन किया। जब ये 1 बार होगा, ये टेम्परेचर केल्विन में होगा, ये 1 मोल होगा, आर का वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम पता कर लेंगे। तो बोलेंगे सर प्रेशर 1 बार है तो 1 एटीएम में आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो इसी के लिए हम यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन भी आपके लिए लिख रखे हैं। इस यूनिट कन्वर्जन को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि लेंथ का ये यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ के लिए ये यूनिट कन्वर्जन एंगस्ट्रॉम का मीटर में सेंटीमीटर, पिकोमीटर मीटर, मीटर सेंटीमीटर ये आपको आना चाहिए। वॉल्यूम का लीटर ml, सेंटीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब, मीटर क्यूब, इन सब का रिलेशन आपको वॉल्यूम का भी आना चाहिए। प्रेशर का एटीएम, mm of hg, टॉर,
न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, पास्कल, एटीएम और बार, इनमें क्या रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए। और इवन टेम्परेचर का भी आपको ये यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या है। इसके बेसिस पे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत बार आपको चीज़ें आती है, इक्वेशन आता है, लेकिन यूनिट कन्वर्जन नहीं आता, या आपने यूनिट पे ध्यान नहीं दिया तो आप वैल्यू किसका क्या पुट कर दोगे, गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखें यहाँ पर एक सवाल है कि प्रेशर आपको दे दिया 0.821 एटीएम, मोल्स दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वी नो दैट द इक्वेशन इज PV इज इक्वल्स टू nRT। PV इज इक्वल्स टू nRT। अब ये एटीएम में तो मैं लिख दूंगा 0.821 एटीएम। तो वॉल्यूम आपको पता है किस में आएगा, लीटर में आएगा। मोल आपका क्या हो जाएगा, 2 मोल्स, 2 मोल। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या लोगे, ये एटीएम में है, ये लीटर में, तो आर का वैल्यू क्या लोगे, 0.0821। ठीक, मैं पूरा यूनिट यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, पूरा यूनिट ऑलरेडी एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन आएगा, और यहाँ केल्विन हो गया 300 केल्विन। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, सारे यूनिट कैंसल आउट हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, यहाँ से हटा दो ये 3 आ जाएगा नीचे में, इसको यहाँ से हटा दो ये 4 आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया, 821 कैंसिल हो गया। तो वॉल्यूम इन लीटर्स क्या आ गया, ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो गया, तो 30 × 6 60 लीटर विल बी योर आंसर। तो इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन और है, ये इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, प्रेशर आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क के लिए आप इस शीट को, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर आपका प्रेशर क्या है, 83.14 पास्कल है, वॉल्यूम लीटर में है, टेम्परेचर केल्विन में, मोल निकालना है। तो भैया याद रखिए, जब ये पास्कल में है तो वॉल्यूम आपका किस में होना चाहिए, मीटर क्यूब में। तो आपको मैंने यहाँ पर रिलेशन बताया है, 1 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब। तो आप पहले इस रिलेशन का यूज करेंगे, पहले आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो वॉल्यूम आप 50 लीटर नहीं पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 50 × 10⁻³ मीटर क्यूब। प्रेशर क्या पुट करोगे, 83.14। आर का वैल्यू क्या लोगे, अगर ये पास्कल में है और ये मीटर क्यूब में, तो आर का वैल्यू मैंने क्या बताया है, 8.314। टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है, ये हो जाएगा 250 केल्विन। इन सबको पुट करिएगा, PV इज इक्वल्स टू nRT में। n पता नहीं, V पता है, P पता है, R पता है, T पता है, n का वैल्यू फाइंड आउट यहां से हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, ये भी मोल्स ही बताने का काम कर रहा है। तो एक तरीका ये भी है मोल्स को फाइंड आउट करने का। इज इट क्लियर। आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कुछ सवालों को बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को हम लोगों को बनाना है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो आज हम लोगों ने सीखा है वो और थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो आज हम लोगों ने मोल कन्वर्जन करना सीख लिया, मास को मोल में कैसे बदलेंगे, इस तरीके का कन्वर्जन से रिलेटेड सवाल आप बनाइएगा। इसका एक डीपीपी भी मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइडेड रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इज इट क्लियर। 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 10 मोल ऑफ, अब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स बताना है। तो पहले आप ये समझिए, कि कार्बन ऑक्सीजन है। ठीक, कार्बन का मास कितना होता है, मास कितना होता है भैया, मास नंबर जल्दी से बताना, कार्बन का मास नंबर कितना होता है, और एटॉमिक नंबर कितना होता है। मास नंबर कितना होता है भैया, 12। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। ऑक्सीजन का मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि मास नंबर आपको क्या दे देगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जानकारी दे देगा। इससे आपको प्रोटॉन के बारे में पता चल जाएगा, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल जाएगा। न्यूट्रल है इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉन को लिखा है, न्यूट्रल है इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉन्स को लिखा है, न्यूट्रल है भैया ये, इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉन्स को लिखा। ठीक है। अब अगर हमसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो एक कार्बन है इस मॉलिक्यूल में तो 6, और ऑक्सीजन कितना, 2। तो एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 के पास कितना हो जाएगा, 2 × 8। ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। ये कितना दे दिया आपका, 22 इलेक्ट्रॉन्स, 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो
एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक मोल में 22 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 22 मोल्स इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां कितना बोल रहा है, 220 इलेक्ट्रॉन 10 मोल में। भैया 10 मोल में कितने होंगे, 220 मोल्स इलेक्ट्रॉन। तो यहां मोल्स नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। प्रोटॉन के बारे में बात करें तो 440 मोल्स कह रहा है, नहीं, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन भी होगा, यही आपका प्रोटॉन का संख्या भी होगा। तो ये अभी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहां पर आइए 220 मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कार्बन के केस में कितना हो जाएगा, 6 - 12 6। ऑक्सीजन के केस में कितना हो जाएगा, 16 - 8 8। मतलब अब देख रहे हो इसकी संख्या जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है। तो जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो भी 22 होंगे। तो एक मोल में 22 मोल ऑफ न्यूट्रॉन होगा, तो 10 मोल में 220 मोल न्यूट्रॉन होगा। ये ऑप्शन आपका सही, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। लेकिन अगर न्यूक्लियॉन्स के बारे में पूछता तो मैं 12 + 16 करता। न्यूक्लियॉन्स कितने हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो 12 कार्बन में, 16 ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन के 2 हैं, तो 12 + 32 हो जाता 44। तो एक मोल में 44 मोल न्यूक्लियॉन्स है, तो 10 मोल में कितना होता, 440 मोल। और नंबर में बदलते तो 440 × 6.022 × 10⁻23 होता। मतलब ये ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोलता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3-। अब एक एटम है, एटॉमिक मास लेना है, एटॉमिक मास लेना, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा वही नाइट्राइड आयन का भी एटॉमिक मास होगा। मैंने बोला है इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आयनिक मास अगर मोनो एटॉमिक है तो एटॉमिक मास के बराबर ही होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने बोला है, तो एक मोल N3- का क्या हो जाएगा, एक मोल N3- का मास हो जाएगा 14 ग्राम। तो 4.2 ग्राम में कितने मोल्स, तो 4.2/14 मोल्स। .3 मोल। तो पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 7 होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, 3 माइनस है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लेंगे, 1 आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव है तो ऐड कर दिए। तो 0.3 मोल आयन में 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दिस विल बी योर आंसर। अब मैं इसका एक और टेक्निक आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग इन्हीं सब सवाल को एक और तरीका से करते हैं, मोल्स के एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि मोल्स बराबर एटॉमिक मास, सॉरी, फॉर्मूला के बेसिस पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं या यूनिटरी भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास किस में होना चाहिए, ग्राम में, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। आप इन फॉर्मूला को भी याद करके थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। जिसका यूनिटरी स्ट्रांग है वो ऐसे भी बना सकता है, मुझे कोई फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप चाहे तो ये 3 फॉर्मूलाज याद कर ले, आप चाहे तो ये 3 फॉर्मूलाज को याद कर ले। मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला, अगर नंबर दे दिया तो गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, और अगर वॉल्यूम दे दिया तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.7 लीटर। कब, एट STP। अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी बहुत सारे पुरानी किताबों में, बहुत जन यहाँ पर पूछता है सर, बहुत जन यहाँ पर हमसे पूछता है, क्या पूछता है कि सर ये जो है STP, बहुत सारी पुरानी किताबों में या फिर PYQs ऑफ मेंस में आपको 22.4 के रिस्पेक्ट में आंसर देखने को मिलेगा। तो आप घबराइएगा मत, वहां पर घबराने का नहीं है। ये आपका ओल्ड कन्वेंशन है, ये आपका ओल्ड कन्वेंशन है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका न्यू कन्वेंशन है, ये आपका न्यू कन्वेंशन है, ठीक है। अब बहुत सारी किताबों में जब 22.4 और 22.7 बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर ऑप्शन वाला रहेगा तो आपको
4 लेकर के अगर बनाया है तो वो दिख जाएगा आपको ऑप्शन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिएगा किसके आसपास में आंसर आ जा रहा है। लेकिन अगर इंटीजर टाइप है मैं आपको यही बोलूँगा 22.7 लेकर के बनाइएगा, क्लेम करने में आसानी रहेगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में 22.7 लीटर ही माना गया है एट एचटीपी, क्योंकि एचटीपी का कंडीशन 1/273 केल्विन ही कंसीडर किया गया है। इज इट क्लियर? आइए हम लोगों ने सवाल देखा कि मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स में और भी किस प्रकार के सवाल हो सकते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इन सभी का मोल निकाल लो। ये हो गया 2/16, एक ही एटम है इंटू 1, 2 बाई क्या हो जाएगा 3 इंटू 16, ये इसका मॉलिक्यूलर मास लेंगे और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर क्या हो जाएगा 2/2/16 और नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल कितना है 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, सब में कितने आ रहे हैं सेम नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं। अगर मोल सेम है तो संख्याएं भी सेम होगी, तो ऑल ऑफ देम हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। इस प्रकार के आपको सवाल देखने को मिलेंगे। अब यहां पर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1.8 ग्राम H2O इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो भैया H2O का मोल्स निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, गिवन वेट 1.8, मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में 18 ग्राम, आंसर क्या आ गया 0.1। ठीक, बोलेंगे सर 18 कैसे निकाले, अगेन वही 2 इंटू 1 प्लस 16। उसी तरीके से इसका निकालोगे 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, आंसर आ जाएगा 180। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या आ जाएगा 18/180 ग्राम, 0.1 ही आएगा। यूरिया का निकालोगे तो अगेन 60 आएगा। तो बोले कि आप कितना फटाफट कर ले रहे हो सर, मुझे याद है, ठीक है, मासेस याद है। ठीक, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक एक करके सॉल्व करना होगा, जैसा भी मैंने आपको पुराने जगहों पे दिखाया है। ठीक है, ये भी सही है। इसका मास निकालोगे सुक्रोज का, ये 342 ग्राम होता ही है। ठीक है, आप निकाल लेना 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, 342 आएगा। तो मोल्स ऑफ सुक्रोज क्या आ जाएगा 342.2 अपॉन 342, आंसर अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.1। मतलब 1, 2, 3 तीनों में सेम नंबर ऑफ मोल्स है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरीके के सवाल देखने को मिल सकते हैं, इस तरीके के सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं और इससे रिलेटेड डीपीपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगेन मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जो क्वेश्चंस होमवर्क दिया हूँ उसको होमवर्क कर लीजिएगा और साथ ही साथ डीपीपी को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए और काम करने का, और जी लगा के काम करने का, ताकि आपका रैंक बहुत अच्छा आ सके आपके जेई मेन में, आपके जेई एडवांस में। आप नीट के एस्पिरेंट है तो नीट के एग्जाम में अच्छा है, सीयूटी के लिए आप तैयारी करें तो सीयूटी के एग्जाम में अच्छा है, बोर्ड्स में तो अच्छा आए, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि 75% का क्राइटेरिया भी चल रहा है। तो हर एक चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम आपकी तैयारी कराने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। बस हमें आपका साथ चाहिए, तो उस साथ के लिए आप सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक आप प्रैक्टिस करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।